ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। गांधीनगर पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब हो गई है। मतदान केंद्र नंबर 37 पर ईवीएम खराब की खबर है। आनन फानन में दूसरी ईवीएम मंगाई गई है। आधे घंटे लेट से यहां पर वोटिंग शुरू हुई है। मतदान केंद्र पर वोटर्स की लंबी कतार देखी जा रही है। तो ईवीएम खराब हुई है अंबिकापुर के गांधीनगर पोलिंग बूथ पर, बूथ संख्या 37 पर, जहां पर ईवीएम खराब हुई है। हालांकि आनन फानन में दूसरी ईवीएम को मंगा लिया गया है, लेकिन आधे घंटे लेट से यहां पर वोटिंग शुरू हुई है। बिल्कुल, हालांकि मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी कतार जरूर देखने को मिल रही है। आधे घंटे देरी से यहां पर मतदान शुरू हुआ। मतदान केंद्र नंबर 37 पर ईवीएम खराब हुई है। अंबिकापुर के गांधीनगर पोलिंग बूथ की ये तस्वीरें हैं, जरा देखिए आप। लोग यहां पर हालांकि बढ़ चढ़कर मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं, लेकिन आधे घंटे देरी से यहां पर मतदान की शुरुआत हुई। आनन फानन में यहां पर दूसरी ईवीएम भी मंगाई गई है। आधे घंटे लेट से यहां पर मतदान शुरू हुआ। मतदान केंद्र पर वोटर्स की हालांकि लंबी कतार देखी जा रही है और लगातार जो वोटर्स हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं देखिए, बिलासपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने सपरिवार मतदान किया है। मंगला चौक स्थित बूथ पर लाइन में खड़े होकर अरुण साव ने वोट कास्ट किया अपना। इस दौरान हमारे सहयोगी शैलेंद्र सिंह ठाकुर ने अरुण साव से खास बातचीत की है, वो भी आपको सुनाते हैं। अरुण साव ने भी अपना मतदान दे दिया है। आज ये जानते हैं कि किस तरह क्या सोचकर मतदान किया। विकसित भारत के निर्माण, देश की तरक्की और बेहतरी और आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, लोगों का जीवन सुलभ हो, और इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना आवश्यक है। और इसलिए आज देश की जनता में जो उत्साह है, छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण को लेकर 7 लोकसभा सीटें जहां पर आज मतदान हो रहा है, लोगों में भारी उत्साह है। और ये उत्साह बताता है कि प्रो इनकम्बेंसी का ये उत्साह है। लोग नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान केंद्र में आ रहे हैं। उत्साहपूर्वक मतदान केंद्र में आकर मतदान कर रहे हैं। जो अभी भी घरों में हैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे घरों से निकलें, मतदान केंद्र में आए और मतदान अवश्य करें। परिवार सहित पहुंचे थे, पसीना पसीना लंबी लाइन लगी है आपने इतना। अनिश्चित रूप से गर्मी का मौसम है, गर्मी का दिन है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से पसीने आ रहे हैं। पर ये पसीना देश के लिए है, देश की तरक्की और देश के विकास के लिए, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो ये थे उप मुख्यमंत्री अरुण साव। इनका कहना है कि जो पसीना होकर जो लाइन लगकर यहाँ पर वोटिंग किए हैं और जो पसीना निकला है ये देश के लिए है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पसीना दिख रहा है। शैलेंद्र सिंह ठाकुर, जी मीडिया, बिलासपुर। तो डिप्टी सीएम अरुण साव ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। अपने परिवार के साथ वो पहुंचे हुए थे। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने भी अपनी पत्नी अमला बघेल के साथ गृहग्राम कुर्रा में मतदान किया है। इस दौरान दयाल दास बघेल ने लोगों से वोट की अपील की है। हमारे साथ प्रदेश के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल मौजूद हैं और इन्होंने अभी मतदान करके बाहर निकले हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर के आपने मतदान किया है और क्या माहौल है छत्तीसगढ़ की? मुद्दा सबको मालूम है, पूरा देश जानता है कि सम्माननीय मोदी जी का गारंटी है। मोदी जी ने जो जो वादा किया है सभी वादा पूरा किया है और देश का सम्मान बढ़ाया है। और विकसित भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान डल रहा है। आज पूरा लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। 11 के 11 सीट जीतेंगे। जो आज 7 लोकसभा सीट का मतदान हो रहा है, एक तरफा माहौल देखने को मिला है। गर्मी का माहौल है, लोग घर से निकले, वोट करें, इसके लिए मतदाताओं के लिए कुछ बोलेंगे? देखिए, गर्मी का माहौल है, ये कतार दिख रहा है, लंबी लंबी कतार। और जो सरकार के द्वारा जो व्यवस्था किया गया है, पर्याप्त मात्रा में टेंट और छावनी लगाया गया है। और यहाँ तक की व्यवस्था कि यहाँ जो ठंडा जल मटका में रखे हैं। ये तो थे मंत्री दयाल दास बघेल, जिन्होंने लोगों से अपील भी किए हैं और दावा भी किए हैं कि जो आज 7 जो लोकसभा हैं उनमें चुनाव हो रही हैं, तो 7 की 7 बीजेपी के पक्ष में आने की बात कह रहे हैं।
गौकरण यदु, जी मीडिया, बेमेतरा। तो बिल्कुल देखिए, चर्चा लगातार जारी है और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। एक और मेहमान हमारे साथ ऐड हुए हैं, अजय चंद्राकर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं छत्तीसगढ़ से। सत्यप्रकाश जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि आप अपनी बात कंप्लीट भी कीजिएगा और आप जो 9 सीटें हैं उनका आप विश्लेषण भी कर रहे थे, एक सवाल और मैं जोड़ना चाहूंगी कि ग्वालियर चंबल अगर हम संभाग की बात करें तो जो 4 लोकसभा सीटें वहां पर आती हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है वहां पर, बीएसपी भी वहां पर चुनावी मैदान में है और बीएसपी के जो प्रत्याशी वो कांग्रेस के बागी हैं, तो इसका कांग्रेस को क्या नुकसान उठाना पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल पूछा मनोज जी आपने। देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग मध्य प्रदेश का वो रीजन है जिसमें बहुजन समाज पार्टी की प्रेजेंस हमेशा से देखी गई है, लेकिन कुछ समय के बाद से उसके वोट शेयर में डिक्लाइन जरूर रिपोर्ट हो रहा है जी। इससे कहा जा सकता है कि भिंड, मुरैना और ग्वालियर, गुना को हम नहीं मान सकते, तो इन 3 सीट्स पर त्रिकोणीय संघर्ष जैसी स्थिति निर्मित हो सकती है, लेकिन प्रत्याशी का कद या प्रत्याशी की जाति कहीं ना कहीं ना केवल कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि भले ही वो तीनों कांग्रेस से हैं, चाहे भिंड का हो, मुरैना का हो या ग्वालियर का हो, लेकिन इसका इंपैक्ट भारतीय जनता पार्टी पर भी पड़ रहा है। देखिए, यहां क्लोज कंटेस्ट है, ग्वालियर, मुरैना और भिंड। पिछले चुनाव में आपने देखा एक तरफा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट या यूं कहें कास्ट इक्वेशन का फायदा जी या लोकल इश्यूज को उठाकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इन 3 सीट्स पर घेरने का बड़ा प्रयास किया है। चौथी सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया की आती है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हालात वही 2019 के हैं, लेकिन उनके साथ एक बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो इस बार मोदी की गारंटी के साथ है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा उनके लिए सबसे बड़ी ताकत। क्या पार्टी बदलने से फायदा होगा? क्योंकि हमने 2019 में देखा है कि यादव वोट बैंक नाराज दिखा है ज्योतिरादित्य सिंधिया से। दोबारा आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार में से एक सबसे बड़ा कारण यादव वोटर्स का उनसे नाको सुलाना 2019 में माना जाता है। इस बार भी वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने केपी यादव का टिकट काटा, जिसने ज्योतिरादित्य को हराया। यादव फिर उनके खिलाफ आ सकते हैं ऐसे में, और वहां 2.5 to 3 लाख वोट इस कम्युनिटी के हैं। ऐसे में अगर ये कम्युनिटी उनसे नाराज हो जाती है तो वो घिरे हुए नजर आते हैं, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी ताकत, देखिए, एक इंटरनल वेव जरूर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये देश का बड़ा चेहरा, उसको लेकर या भारतीय जनता पार्टी का जो कोर कार्यकर्ता है उसकी ताकत के आधार पर ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 की तरह नहीं, अब बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की तरह वहां दिख रहे हैं, इसलिए वो उनकी एक सबसे बड़ी ताकत। इसी के एडजॉइनिंग सीट राजगढ़ की अगर बात करते तो राजगढ़, देखिए, सत्यप्रकाश, एक एक करके बात कर लेते हैं। राजगढ़ की हम दोबारा बात करेंगे, क्योंकि आपने गुना को लेकर जो संदेह जताया है और इससे पहले ग्वालियर चंबल में कि भाजपा के लिए भी चिंता का विषय है। जितेंद्र मिश्रा जी, छोटा सा कमेंट आपसे, फिर मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाऊंगी, माफ कीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता के पास। अलग से देखने में आ रही है कि कोई भारतीय जनता पार्टी के नाम पे वोट नहीं मांग रहा है, सिर्फ एक मोदी को चेहरा बना के वोट मांगा जा रहा है। यह अंतर भी इस चुनाव में देखने को मिला है। दूसरा सवाल, अभी सत्यप्रकाश जी ने बहुत बड़ी बात की है कि कांग्रेस ने हर सीट पे कड़ी चुनौती पेश कर दी है। 2019 में चुनौती कम थी, 2024 में हर सीट पर कड़ी चुनौती इसलिए पेश हुई है कि कहीं ना कहीं वो जो मुद्दे थे जो भारतीय जनता पार्टी ने 14 से उठाए थे, 19 में उठाए, वो 24 में जवाब देने का समय आ गया है। इसलिए कहीं ना कहीं आपने देखा भी, सत्यप्रकाश जी ने गुना का बताया कि गुना में यादव वोटर डिसाइडेड है, आपने उसका टिकट काटा, आपने उसका हक मारा और एक बड़े नेता को टिकट दे दिया, निश्चित तौर पर है। राजगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने विकास नहीं कराया, इसको लेके सवाल उठ रहे हैं। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश तो आपके प्रत्याशी भी तो 30 साल बाद गए हैं ना, दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह लगातार संपर्क में रहे। राजगढ़ में आपने देखा, राजगढ़ उनकी प्रचार नहीं, लेकिन आपके प्रतिनिधि ने जब रोडमल नागर से सवाल पूछा कि 5 काम गिना दीजिए जो विकास के, रोडमल नागर नहीं गिना पाए थे। ये अंतर। चलिए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं ईशान, कर्नल ईशान जी, वो गिना देंगे। बिल्कुल कर्नल ईशान जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी, चूंकि रोडमल नागर को
यहाँ पर तीसरी बार मौका दिया गया है, 2 बार के सांसद वो रह चुके हैं, तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर एक नजर आता है। और जिस तरीके से गुना सीट की यहाँ पर बात की गई, गुना सीट में केपी यादव का टिकट काट के ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया, तो यादव समाज को किस तरीके से साधेंगे? पहली चीज तो ये है कि अगर हम किसी भी चुनाव की बात कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र की, तो हमको ये कांग्रेस की ये मंशा हमेशा रही है कि जातिगत आधार पर और जो वोट बैंक बनाया है, वोट बैंक की तरह सबको इस्तेमाल करो। हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, और हम अपने पिछले 10 साल के कार्यों के आधार पर वोट मांग रहे हैं। और जनता ने हमें 2014 में आशीर्वाद दिया, 5 साल हमारा कार्य देखा, और 2019 में पुनः आशीर्वाद दिया। और इस वर्ष पुनः जो 10 साल के हमारे कार्य रहे हैं, और मोदी की गारंटी की बात हम इसी आधार पर करते हैं क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। गारंटी की बात वही कर सकता है जिसने कार्य किया हो। जिसने कार्य नहीं किया हो, जो खाली झूठ और भ्रम फैलाता रहा है, तो वो गारंटी की बात नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमने कभी भी किसी वर्ग को, किसी समाज को वोट बैंक की तरह नहीं सोचा। इसलिए हमने हमेशा कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी वर्गों का विश्वास हमारी पार्टी के साथ है, मोदी की गारंटी पे है। और ये जातीय समीकरण की बातें बेमानी साबित होंगी। कांग्रेस जितेंद्र मिश्रा जी ये से भ्रम और छोटा सा कमेंट इस पर, क्योंकि आपने लेकिन कहा कोई है फायदा कि होगा पूरा चुनाव एक चेहरे पर आपने केंद्रित कर दिया है। जितेंद्र मिश्रा जी, फिर तो कांग्रेस के लिए दिक्कत है। एक छोटा सा कमेंट, फिर मैं छत्तीसगढ़ के मेहमानों को शामिल करूंगी। यही तो कांग्रेस के लिए फायदा दिलाने जा रहा है, ये समूचे विपक्ष को फायदा दिला रहा है। चुनाव मोदी पर केंद्रित हो गया है। और जो मोदी ने वादे किए थे, प्रधानमंत्री ने वादे किए थे कि काला धन वापस लाऊंगा, गरीबी मिटाऊंगा। आपने देखा बेरोजगारी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात, महंगाई कम करने की बात, ये सारा का सारा समस्या मोदी जी के चेहरे से दिख रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसका नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को। शिव सिंह जी ठाकुर जी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हैं, आप की पार्टी के प्रवक्ता हैं। क्या आपको भी लग रहा है कि मोदी फैक्टर वहां पर इस तरह से काम कर रहा है कि नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को? और कांग्रेस की तरफ से जितने भी मुद्दे उठाए गए हैं, उनमें से कौन सा मुद्दा आपको लग रहा है कि इन 7 सीटों पर अंदरूनी चल रहा है, तभी आप अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, बेहतर स्थिति का? जी बिल्कुल, मोदी जी ने जो पिछले चुनाव में उन्होंने वादा किया था, वो सब वादा को भूल गए, और वही फैक्टर अब जनता पे इनके विरोध में जा रहा है। हमारा जो है बेरोजगारों को रोजगार देना है, अप्रेंटिसशिप, जो डिप्लोमा होल्डर है, जो डिग्री होल्डर हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको हम साल का 1 लाख देंगे। अप्रेंटिसशिप ये मामला जो है बहुत ही युवाओं के बीच में जो है सर चढ़कर बोल रहे हैं और ये वोटिंग कर रहे हैं। दूसरा, महिलाओं को जो हम 1 लाख रुपए जो है इनको साल का देंगे। और हम जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के लिए हमने 15 लाख रुपए जो है इलाज के लिए रखा है। और मनरेगा मजदूरों को जो है जो 250 रुपये मिल रहा था, उसको हमने 400 किया है। और जो मितानिन है, जो आंगनबाड़ी है के महिलाएं हैं, जो सोसाइटी के हैं, उन लोगों को हम जो है बढ़ाएंगे सारी राशि। तो ये जो है हमारी जो कांग्रेस की 5 गारंटी है, ये चढ़ चढ़कर बोल रहे हैं मतदाताओं में, वोटरों में। और मोदी जी ने जो 2014 में सरकार ठाकुर जी, क्या आपको लग रहा है कि वाकई, क्योंकि प्रचार प्रसार का अगर मैं एक दायरा देखूं तो कांग्रेस की तुलना में भारतीय जनता पार्टी ने 3 गुना प्रचार किया है, तो आपका संकल्प पत्र छत्तीसगढ़ की जनता तक पहुंचा है अंतिम छोर तक? जी बिल्कुल, हमारे कांग्रेस के जो बूथ के प्रभारी हैं, जो वार्ड के प्रभारी है, संगठन के लोग, वो बराबर जो है हम मतदाता के डोर टू डोर पहुंचने का पूरा प्रयास किए हैं और पहुंचने की कोशिश की और पहुंचे हैं। इनकी सरकार है केंद्र में, और आप देखे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो चंदा लेकर जो हमारे सीज कर दिए थे हमारे खाता को, जिसके कारण हम जनता के बीच में ना पहुंचे। किस प्रकार से मोदी जी यहाँ पर देखना होगा, सही रवैया 5 गारंटी आप गिनवा रहे हैं, 5 जो न्याय संकल्प पत्र में कांग्रेस की ओर से लाया गया है, उसका जिक्र यहाँ पर आप कर रहे हैं। हालांकि देखना होगा
किसकी गारंटी पर जनता भरोसा करती है। लक्ष्मी वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ी हैं। लक्ष्मी वर्मा जी, कांग्रेस की ओर से 5 जो न्याय की गारंटी दी गई है उसे आप कितना कारगर मानती हैं और भारतीय जनता पार्टी उसका किस तरीके से काट निकाल रही है? देश की जनता ने लंबे समय तक के देखा है कि कांग्रेस ने इस देश की जनता के साथ क्या न्याय किया है। इन्होंने न्याय के नाम पे देखिए अल्पसंख्यक की संतुष्टि की बात की है। ये भारत का संविधान है जहाँ पे समान नागरिक संहिता होना चाहिए, हर व्यक्ति के लिए कानून होना चाहिए। इन्होंने जातिगत जनगणना की बात की है। यहाँ पर देखिए जातिगत जनगणना, कांग्रेस हमेशा से इस देश का बंटवारा करके जाति के आधार पर बांटकर इस देश पे राज करती आई है, उसको भी इस देश की जनता ने समझा है। और आज कांग्रेस जो विपक्ष के लायक। लक्ष्मी वर्मा जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। तीसरे चरण के लिए मतदान चल रहा है, वोटिंग परसेंटेज आ गया है। मध्य प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 14.22% मतदान हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में सुबह 9 बजे तक 13.24% वोटिंग हुई है। ये 2 घंटे का वोटिंग परसेंटेज है। मध्य प्रदेश में 14 तो छत्तीसगढ़ में 13। तो बिल्कुल सुबह 9 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज 14.22% मतदान हुआ है मध्य प्रदेश में। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो सुबह 9 बजे तक 13.24% वोटिंग हुई है। हालांकि छत्तीसगढ़ में अगर पहले के 2 फेजों की बात करें तो संतोषजनक यहां पर वोटिंग प्रतिशत था, लेकिन मध्य प्रदेश में वोटिंग प्रतिशत संतोषजनक नहीं था और इसीलिए इस बार तमाम कोशिशें की गई हैं, जागरूकता अभियान चलाया गया है और लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है कि घरों से निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। 9 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज है। मध्य प्रदेश में 14.22% मतदान और छत्तीसगढ़ में 13.24% वोटिंग अभी तक हुई है। अब बिल्कुल सोनाली, मुझे लगता है कि अजय चंद्राकर जी से और सत्यप्रकाश जी से इसका विश्लेषण करा लेते हैं। अजय चंद्राकर जी, छत्तीसगढ़ में शुरुआती 2 घंटे में 13.24% वोटिंग। देखिए, अभी जब मैं स्टूडियो आ रहा था तो लंबी लंबी लाइन देखा हूं और बढ़िया बात यह है कि आज रायपुर का मौसम भी सुहाना है, अनुकूल है और जिस पार्टी के पक्ष में आज मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे इसमें तो लग रहा है कि नेचर भी उनके साथ है। तो इस दृष्टिकोण से अभी वेट किया जा सकता है क्योंकि लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। दूसरी बात है, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी के लिए भी चुनौती है और कांग्रेस के लिए भी। देखिए, आपका कुछ समय पहले हमारे एमपी के एक मित्र को एक प्रश्न था कि मोदी मैजिक। मैं छत्तीसगढ़ में इसे इस रूप में देखता हूं, मोदी जी का तो कार्यकाल मात्र 10 साल का रहा, लेकिन बीजेपी उसके पहले से ही छत्तीसगढ़ में बहुत ही मजबूत रही और 18 साल तक मोदी जी के कार्यकाल को 10 साल लें और 96 से लेकर के 14-18 साल जिसमें वाजपेयी जी का नेतृत्व मिला, आडवाणी जी का मिला, सिकंदर बख्त का मिला, मुरली मनोहर जोशी जी का मिला, वेंकैया जी का मिला, वहां से जो संगठन लेवल पर और लोकसभा के सीटों में बीजेपी अपना सफलता का स्ट्राइक रेट रखी है, तो 2024 के चुनाव में यहां पर इस शिखर को बरकरार रखना बीजेपी के लिए चुनौती है और 2024 में राजनीतिक पर्यावरण दूसरा है और कांग्रेस पर्टिकुलर जांजगीर सीट में, कोरबा सीट में जिस तरह से फाइट कर रही है, रायपुर का अलग है, दुर्ग का अलग है, बिलासपुर का वो दिख रहा है, लेकिन इस तरह से सरगुजा क्लियर है। तो यहां पर बीजेपी हिंदी बेल्ट का मामला है और हिंदी बेल्ट में यह जो लोकसभा, ये जो तीसरा चरण का मतदान है, यहां पर बीजेपी अपना पूर्ण ताकत झोंक रही है। फिर चौथे चरण में उनके पास तो बंगाल है, महाराष्ट्र है, इस तरह के राज्य आ जाएंगे। तो बिल्कुल अजय चंद्राकर जी, और यहाँ पर चूंकि आपने भी कहा कि दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा ये तीसरा चरण और खासकर छत्तीसगढ़ के लिए निर्णायक चरण है, अंतिम चरण है, तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी है। सत्यप्रकाश जी, आपसे मैं एक बार वोटिंग परसेंटेज को लेकर विश्लेषण चाहूंगी। 14.22% सुबह 9 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत, इसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, जो अर्ली ट्रेंड है ये 2 घंटे का है, तो इस 2 घंटे में ये माना जा सकता है कि 14 समथिंग कुछ जो आ रहा है, अगर पूरा इसको कैलकुलेट किया जाए, अगर यही ट्रेंड रहा तो अराउंड 65 to 70% वोटर टर्नआउट मध्य प्रदेश का इन 9 लोकसभा सीट पर पहुंच सकता है। लेकिन ये ट्रेंड
बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि अभी मॉर्निंग में ठंडक है, इसके बाद धूप बढ़ेगी तो जो 4 घंटे 5 घंटे रहेंगे बीच के, वो कहीं ना कहीं टफ रहते हैं, वहां पर वोटर टर्नआउट घट जाता है। तो मैं मान के चलूंगा कि इस वोट फेज में हो सकता है कि प्रीवियस फेज 2 की अपेक्षा कुछ थोड़ा बहुत वोटर टर्नआउट बढ़ जाए, क्योंकि ये जो परसेंटेज आप 2 घंटे का दिखा रहे हैं वो प्रीवियस फेजेस में नहीं था, थोड़ा सा कम था। तो ये माना जा सकता है कि इस बार जो प्रशासन के प्रयास हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के जो एफर्ट्स हैं उनके आधार पर हो सकता है कुछ परसेंट इंक्रीज वोटर टर्नआउट में देखा जा सकता है। लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, आपने राजगढ़ का जिक्र जो पिछले बार किया था, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। देखिए, राजगढ़ लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी का बड़ा गढ़ बन चुकी है, वहां कई लाख वोट से रोडमल नागर ने इस सीट को जीता, लेकिन दिग्विजय सिंह उनका राजनीतिक जुड़ाव उस सीट से पुराना है। वो 2 बार सीएम बनने से पहले लोकसभा के मेंबर भी रहे हैं, हालांकि राज्यसभा मेंबर बाद में बने। उनका है क्या कि व्यक्तिगत जुड़ाव है, वो एक राजा फॉर्मर जरूर है, लेकिन वो एक छोटे स्तर के राजा रहे हैं और वो एक आम आदमी की तरह उन्होंने अपनी पॉलिटिकल शुरुआत की है, इसलिए जुड़ाव उनका है। उस जुड़ाव के आधार पर वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं और गांधीयन स्टाइल में पूरा कैंपेन कर रहे हैं, यानी कि पीपल को कनेक्ट करने का एक बड़ा प्रयास उन्होंने इस मार्फत किया है। और सबसे बड़ा अटैक उन्होंने रोडमल नागर पर यह किया है कि उन्होंने विकास, भले ही मोदी की गारंटी का वहां प्रभाव है, लेकिन रोडमल के प्रभाव वहां कम दिखता है। उनकी जो फाइट है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की गारंटी और दिग्विजय सिंह ने डोर टू डोर कैंपेन करके वहां की जनता से सीधा कनेक्ट करके इस फाइट को बहुत क्लोज बना दिया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अजय चंद्राकर जी, आप रहिएगा हमारे साथ इस चर्चा में, हम आगे भी लगातार इस चर्चा को बढ़ाएंगे, क्योंकि मतदान की महाकवरेज लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जारी है। और एक बार फिर से हम यही अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने घरों से बाहर निकलिए और जो सुबह 2 घंटे का मतदान प्रतिशत है इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए और पिछले रिकॉर्ड्स जितने भी हैं उनको सबको तोड़िए। बिल्कुल, आपका एक वोट काफी मूल्यवान है, इसलिए अपने घरों से बाहर निकलिए और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाइए।